नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान को लेकर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने पलटवार कर दिया है। वहीं पूर्व मंत्री को सीतापुर विधायक ने क्षेत्र की चिंता करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं कुछ दिनों पूर्व प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा प्रेस वार्ता कर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पर निशाना साधते हुए विधायक द्वारा किए जाने वाले प्रहरी भर्ती को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर विधायक रामकुमार टोप्पो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीतापुर के माननीय विधायक ने कुछ सुरक्षा प्रहरी नियुक्ति करने की बात करी थी। उसका कहीं अता पता चलता नहीं है और शायद अगर नियुक्ति कर दिए होते तो चोरी कल हुई परसों नहीं हुआ होता। इसलिए वही काम कहें जो कर सकते हैं और लोगों को मुगाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक विकल्प था सुरक्षा की दृष्टि से और बढ़ाने के लिए, जिस पे काम अभी चल रहे हैं। कुछ एक टेक्निकल कारण से अभी रुका हुआ है। ऐसा है, उनको सीतापुर की जनता ने 20 साल समय दिया था और अभी भी चिंता करते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि क्षेत्र से अभी भी जुड़े हुए हैं। बस्तर में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ चुका है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राज्य की साई सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि सरकार की बड़ी लापरवाही के चलते ही दंतेवाड़ा में आंख फोड़वा कांड हुआ। वहीं पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एनएमडीसी के द्वारा नगरनार क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाना था, लेकिन सरकार बस्तर के लोगों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा देने से बचना चाह रही है। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर वन मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने बीजेपी शासन में जगदलपुर और कांकेर मेडिकल कॉलेज की स्थापना सहित जिला स्तर पर उन्नत अस्पतालों के निर्माण को अपनी सरकार की उपलब्धियों के तौर पर पेश किया। उन्होंने कांग्रेस की यूनिवर्सल हेल्थ योजना की विफलता पर भी सवाल उठाए। आने वाले समय में लगातार वहाँ पे जो लोगों की संख्या है वो बढ़ रही है। वहाँ पे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ट्रक चलाने वाले हैं, हेल्पर हैं, मजदूर हैं और बहुत सारी जो यूनिट और लगेगी उनमें भी काम करने वाले लोग हैं। तो हजारों लोग जो वहाँ पे नए आके बसने वाले हैं और उस क्षेत्र में अगर एक हॉस्पिटल नहीं हो तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो नगरनार को किसी भी हाल में वहाँ पे बनाना चाहिए और सरकार को उससे बनवाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लोगों का जमावड़ा हो, जहाँ पे ज़्यादा लोगों की जनसंख्या हो, वहाँ पे अगर हॉस्पिटल नहीं हो तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं बनती है। और एक विशेष बात, अगर कभी उस क्षेत्र में कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि वहाँ से लोगों को जब तक हम महारानी या मेगाज में पहुँचाएंगे तब तक हम उनको बचा सकेंगे? तो ये सब जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस पर पहल करे और अगर ऐसा कुछ निर्णय हुआ हो या इनके एजेंडा में ऐसा कुछ रहा होगा तो उसे पुनः सुधारें और एनएमडीसी से ये बनवाएं। ये बनाना ही चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह से जिस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कभी तो आंख फोड़वा कांड, कभी तो गर्भाशय कांड, तो और कहीं और कांड, मतलब इस तरह की घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती रही है। क्यों? क्योंकि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, नकली गोली दवाई चरम पर है, जमीनी हमला पूरी तरह से विफल हो चुका है, स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है और जिस तरह से दंतेवाड़ा में घटनाएं घटी कि आंख फोड़वा कांड, ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक है। निश्चित रूप से मैं वहाँ के दंतेवाड़ा के मरीजों से भी अंबेडकर अस्पताल में मुलाकात करने गया था, लेकिन वास्तव में चिंताजनक है, दुर्भाग्यजनक है। इनके जिम्मेदारों के ऊपर मुझे लगता है कि हम लोगों ने जांच कमेटी बनाई है, इसका रिपोर्ट आना बाकी है और जिम्मेदारों के ऊपर पर कार्रवाई होना चाहिए और सरकार गंभीरता से ले। इस तरह के मसले नहीं होना चाहिए। को ये सारा गा बना दिए भारतीय जनता पार्टी सरकार। तो इसका मैं जिस उद्देश्य से वो नगरनार हुआ था, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कोपागुड़ा में हम जो जमीन दिए थे, सरकार दिया हुआ है, कलेक्टर नाप के दिया है। हम उस आशा से नगरनार स्टेट पायलट हुआ था, इलाज हो, नौकरी मिले, रोजगार मिले, ये पानी पीने का काम कर रहे हैं।
जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात करें तो कांग्रेस केवल झूठ बोलते रही है। आज यदि जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज की हम बात करें या कांकेर के मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करें, किसकी देन है? या फिर हमारे जितने भी क्या बोलते हैं जिला मुख्यालय पे जो हमारे सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल की बात है, ये भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। इनके तो जो स्वास्थ्य मंत्री जी थे उसके बारे में एक बार खुद तो कहें, वो तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएंगे कहे थे। एक आध लाइन तो बताएं कि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में क्या किसको कितना लाभ दिया है। सरगुजा जिले के झेराडी गांव के किसान को धोखा देकर समिति प्रबंधक नोडल अधिकारी के द्वारा 80 बोरा धान को जब्त कराने का आरोप लगाया गया है। दरअसल ग्राम झेराडी के रहने वाले किसान ब्रजकिशोर त्रिपाठी के द्वारा धान का टोकन कटवाने के लिए धान खरीदी केंद्र बरगीडीह पहुंचे थे, जहां किसान ने समिति प्रबंधक से टोकन कटवाने के साथ ग्रीष्मकालीन ऋतु की धान की जानकारी दी गई और समिति प्रबंधक ने कहा था कि पुराने नए सभी धान को खरीद लिया जाएगा। इसके बाद किसान आश्वासित होकर अपने घर से 500 बोरी धान लेकर समिति केंद्र पहुंचे, जहां समिति प्रबंधक के द्वारा हमलों से धान की तौलाई करवाई जा रही थी। इसी दौरान समिति प्रबंधक के द्वारा धान समिति केंद्रों की जांच दल के नोडल अधिकारी मौके पर बुलाए गए। वहीं पूरे धान को तौलाने के एवज में 10,000 की मांग की गई, लेकिन किसान के पास इतने रुपए तत्काल नहीं थे कि उसे मौके पर दे सके। वहीं इधर नोडल अधिकारी के द्वारा रुपए नहीं दिए गए तो 80 बोरा धान की जब्ती बना दिया गया और यह कहा गया कि पुराने धान को लाकर किसान के द्वारा खाया जा रहा था। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम ने कहा कि इस पूरे मामले की विधिवत जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मेरा नाम ब्रिजराज त्रिपाठी पिता रामजन तिवारी है। मैं ग्राम झेराडी टोला हरसा डांड का रहने वाला हूँ। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बरगीडीह प्रबंधन के पास गया और उनसे कहा कि भाई मेरा धान जो है आप खरीद दीजिए जल्दी, क्योंकि मेरे को लड़के का शादी करना है, साफ़ सफाई करवाऊँगा। तो बोले ठीक है, आपका धान मैं 2 शिफ्ट में ले लूँगा। आपका 400 बोरा का है, 400 कुंटल का, तो मैं आपका धान ले लूँगा। तो फिर उन्होंने 18 तारीख को बुलाया मेरे को और 18 तारीख को गया मैं और मेरे को 200 कुंटल का टोकन उन्होंने दे दिया और 26 तारीख को लाने के लिए बोले। मैं 4 ठो ट्रैक्टर में 26 तारीख को 500 बोरा धान लेकर के गया और सोसाइटी के प्रांगण में खाली कर दिया। इसके बाद जो है वो लोग धान का चेक किए, नमी उमी जांच किए, फिर बोले ठीक है। फिर जो है प्रबंधक महोदय ने नोडल अधिकारी को बुलाया और नोडल अधिकारी आया और बोले कि भाई ये आपका धान रिजेक्ट है, हम इसको नहीं लेंगे। मैं नोडल अधिकारी हूँ। मैं बहुत समझाया कि सर मैं कृषक हूँ, बड़े मुश्किल से लाया हूँ, मेरा धान ले लिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और फिर मेरे से जो है कुछ पैसे का मांग किए। तो मेरे पास चूँकि मैं पैसा तो धर के गया नहीं था और इनका मांग इतना था कि उतना मेरे पास उपलब्ध नहीं था। मेरे पॉकेट में 2-3 हज़ार रुपये था, उसको मैं उनको दे दिया और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी था। फिर इसके बाद जो है मेरे को फ़ोन के द्वारा दोनों आदमी ऑफिस में बुलाए और फिर बोले नहीं महाराज, आपका धान हम नहीं ले जा सकते हैं, काहे कि आपका धान रद्दी है। तो फिर इसके बाद मैं बोला ठीक है, मैं तो ले जाने में असमर्थ हूँ इसको, मेरा धान को मैं यहीं छोड़ के घर जा रहा हूँ। तो बोले नहीं, आपके सामने तौलवा देते हैं। तो फिर मैं धान के पास आया, लेकिन उन्होंने मेरा धान नहीं तौलाया। क्योंकि हम लोग 9 बजे पहुँचे थे वहाँ प्रांगण में, खाना पीना खाए नहीं थे, तो हम पिता पुत्र खाना खाने के लिए घर आ गए। इस मतलब मेरा अनुपस्थिति में मेरा धान को तौलाए, 168 कुंटल को मतलब जो है चढ़ाए कंप्यूटर में। मेरे को मालूम भी नहीं था। मैं अपना मोबाइल खोला तो देखा ये में कि मेरे नाम से 168 कुंटल धान बिक चुका है और मेरा 80 कुंटल धान को मीडिया बुला करके और यह प्रसारित कर दिया गया कि ब्रिजराज त्रिपाठी कृषक ने पुराने धान को खपाने के लिए सोसाइटी में आए थे, जिसको पकड़ करके 80 बोरा धान जब्त किया है। मैं पूर्व में कहा था कि देखिए प्रबंधक जी, मेरे पास जो है ग्रीष्मकालीन धान है कुछ, तो वो बोले कि किसी भी प्रकार का धान होगा, मैं प्रबंधक हूँ और मैं जो है ले लूँगा, ऐसा वो बोले थे। लेकिन वही मेरे साथ धोखा हुआ। किसान के द्वारा बेचने के लिए आया थे, उसमें से पता चला कि कुछ धान जो है पुराने हैं,
ऐसी स्थिति में जो है नोडल और जैसे राजस्व फूड और संबंधित नोडल हैं उनको भेजा गया। चेक में पाया गया जिसमें कि 80 बोरी जो है पुराने धान है, जिसको समिति को सुपुर्द कर दिया गया और बाद में वो जो धान खरीदी होने के बाद फिर से किसान को पुनः वापस कर दिया जाएगा। सर लेकिन ये ऐसा बोला तो गलत है, लेकिन ग्रीष्मकालीन धान तो बेचा नहीं जा सकता है, अभी नए धान ही बेचे जाएंगे वहाँ पे। और मैंने जैसा कि बताया कि पुराने धान नहीं बेचे जाएंगे, नए धान ही बेचे जाएंगे। लेकिन वहाँ किसान के द्वारा पैसे की, जो नोडल अधिकारी उनके द्वारा पैसे की मांग की गई थी, तब एवज में वो अगर पैसा नहीं था इसकी वजह से वो धान नहीं ले पाया। क्या लगता है आपको? ऐसी सूचना मुझे नहीं मिली है, यदि ऐसा है शिकायत है तो उसकी जांच करा लेंगे। इंद्रावती नदी पर पुराने पुल के पास पीडब्ल्यूडी विभाग की सेतु निर्माण शाखा के द्वारा 38 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस ओवरब्रिज निर्माण से प्रभावितों ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रभावितों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया और न ही जमीन के बदले जमीन देने की मांग प्रशासन पूरा कर रही है। ऐसे में ओवरब्रिज से प्रभावित 19 परिवारों ने अब तक अपना अपना मकान खाली नहीं किया। वहीं राजस्व विभाग ने इन परिवारों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। प्रभावित 19 मकानों में 3 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घर हैं। मामले को लेकर तहसीलदार रुपेश मरकाम का कहना है कि प्रभावित सभी 19 मकान नजल जमीन पर बने हुए हैं। ऐसे में नियमों के अनुसार ही प्रभावितों को विस्थापन किया जाएगा। फिलहाल प्रभावितों को अटल आवास में विस्थापित करने की योजना प्रशासन ने बनाई है। जी, मेरा नाम श्रीमती शांता पांडे है और मैं यहाँ, अब मेरी उम्र 60 साल हो रहा है, मैं यहाँ 40-45 साल से बनाई हूँ। आज के दिन बोलते हैं ये रोड रहा, आप रोड में बनाए हैं। प्रधानमंत्री योजना के अनुसार हमको पट्टा भी दिया गया है। आज हम इस टूटने की वजह से हम लोग मांग रखे हैं कि हमको मुआवजा दिया जाए और कहीं हमको जगह दिखा दिया जाए तो हम झुग्गी झोपड़ी भी बना के अपना गुजारा कर लेंगे। तो मुआवजा के रूप में आप लोग को अभी तक क्या कुछ मिला है? कुछ भी नहीं मिला है सर, और कुछ आश्वासन भी नहीं मिला है हमको। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अधिकारी यही बोल रहे हैं, अब देखो तहसीलदार आए थे तो वो बोलते हैं मैं मुआवजा कुछ नहीं जानता, मैं जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। हम लोग जरूर बोले कि आप तहसीलदार हैं, आपको मालूम है कहाँ नजुल जगह है, कहाँ है, आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन बोले मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को तोड़ना ही है, आज ये 2 को तोड़ना ही है। तो हम लोग पूरा यहाँ रूम का पूरा मिल के घेराव किए थे और घेराव करने के बाद बोले कि बुलडोजर चलाइए आप। मामला है और इन लोग क्या टाइम मांग रहे हैं क्या? हाँ, जैसे कि अब है ये जो फ्लाईओवर का काम होना है ना, और निश्चित है, और जो मकानें हैं नजूल लेवली हैं और इनको हटाने हैं जो बीच में आ रही हैं और के, तो उस संबंध में अभी क्या है 1-2 दौर की बात हो गई है लोगों से, तो आज भी बात हुई है। तो लोग चाह रहे हैं कि 2 दिन का हमको समय दीजिए, हम लोग खुद से हटाएंगे बोल रहे हैं। पहले से भी इनको नोटिस दिया जा चुका था, तो शायद अब कुछ नहीं कर पाए थे, सर्दी देखते, तो 2 दिन का समय चाह रहे हैं लोग। तो 2 दिन का अभी शायद 18 से 19 घर होंगे। 19 लोग प्रभावित हो रहे हैं। 19 लोग प्रभावित हो रहे हैं। 19 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। तो अपन अभी जैसे बातचीत का है बीच महिलाओं से और जहाँ के जो रहने वाले हैं लोगों से, 2 दिन का अभी बातचीत में 2 दिन का समय अपन को देते हैं। सर, परियोजना कहाँ से कहाँ तक बननी है और कब तक बनना है सर? ऐसा कोई डेट फाइनल हुआ है क्या? इस संबंध में हमको सेतु विभाग, ब्रिज विभाग वाले आपको ज़्यादा जानकारी अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, है ना। हमारा काम था बस जो ये है जो अवैध रूप से काबिज है उन लोगों को अपने को हटा के उन लोगों को अपने को स्थान उपलब्ध कराने के लिए। सर, नजुल जमीन में पीएम आवास भी बने हैं क्या? उसके लिए अलग निराकरण होंगे कि सारे के नियम एक ही? अब वो ये जो प्रावधान तो है, मैं बोला हूँ उनको, जो आए थे 1-2 लोग आए थे, अपने से एप्लीकेशन लगा के एक बार सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करें, उनका क्या निराकरण होता है, उस आधार पर उनका निराकरण होगा। कोंडागांव जिले के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तर कुमार कश्यप न्यायालय में गांजा तस्करी के 2 आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को 2-2 साल की जेल और 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सजा के साथ न्यायिक अभिरक्षा में बिताए गए समय को उनकी सजा में शामिल किया गया। ये थाना कोंडागांव का धारा 20 का एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण है। इसमें 2 आरोपी हैं। एक है महेंद्र कुंजाम, पिता हीरालाल कुंजाम, उम्र इसका 21 वर्ष है, निवासी जैसा कर रहा, थाना चारामा, जिला कांकेर का है। दूसरा आरोपी जो है नोमन कुमार तुर्रे उर्फ लोमू, पिता हरिराम तुर्रे, उम्र 20 वर्ष, निवासी दिल्ली राजहरा, बालोद, छत्तीसगढ़ का है। इनके द्वारा दिनांक 8/5/20 को नारायणपुर तिराहा NH 30 कोंडागांव के रास्ते होते हुए एक बिना नंबर का जो नई
स्लेटी रंग की जुपिटर वाहन थी, दुपहिया वाहन, उसके सीट के ऊपर एक हरे रंग के प्लास्टिक की बोरी में अवैध मादक पदार्थ को रख करके परिवहन किया जा रहा था, जिसे कि पुलिस के द्वारा मौके पे कार्रवाई करके पकड़ा गया था। उक्त अवैध जो मादक पदार्थ था गांजा, उसका कुल वजन है 12.5 किलो के आसपास। माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप के न्यायालय के द्वारा दोनों आरोपीगण को 2-2 वर्ष का कठिन कारावास तथा 40-40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसमें अर्थदंड के व्यतिक्रम होने पर उनको 6 माह का अतिरिक्त कारावास का सजा भुगताया जाएगा और जो आरोपीगण हैं वो लगभग 2 महीना और 16 दिन न्यायिक अभिरक्षा में रह चुके हैं। तो ये जो अवधि है उनकी मूल सजा की अवधि से इस अवधि को मुजरा किया जाएगा। इस प्रकरण में जो जब्तशुदा वाहन थी, इसका वाहन स्वामी के संबंध में पृथक से एक पूरक चालान प्रस्तुत करने की सूचना के साथ साथ अभी अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में नाबालिग पीड़िता के साथ इंस्टाग्राम में दोस्ती कर बलात्कार करने वाले आरोपी को फरस गांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और पीड़िता का 7 माह का बच्चा रखने से इनकार कर दिया। दरअसल 26/11/2024 को एक अपराध दर्ज किया गया है थाना फरस गांव में 376, 366 पॉक्सो एक्ट के तहत, जिसमें नाबालिग पीड़िता से आरोपी जो है लगातार शारीरिक संबंध बनाकर उसको गर्भवती कर दिया था। उसके पश्चात शादी से इनकार करने के कारण पीड़िता द्वारा लिखित शिकायत दिया गया था और जिस पर से आरोपी चैतराम मरकाम निवासी बालोन को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।